कानपुर रेलवे स्टेशन पर परिवार के सभी लोग मुझको विदा करने आए थे। माँ, पिताजी और तीनों भाई भाभियाँ, सबकी आंखों में आंसू थे। पिताजी और माँ हमेशा की तरह बेहद उदास थे कि उनकी पहली संतान और अकेली पुत्री पता नहीं कब उनसे फिर मिलेगी। मुझे इस बार भारत में अकेले ही आना पड़ा। बच्चों को छुट्टियां नहीं थी। वे तीनों अब कॉलेज जाने लगे थे। जब स्कूल जाते थे तो उनको बहला फुसलाकर भारत ले आती थी, लेकिन अब वे अपनी मर्जी के मालिक थे। हाँ, इनका आने का काफ़ी मन था, परंतु तीनों बच्चों के ऊपर घर छोड़कर भी तो आया नहीं जा सकता था। इस बार पूरे 3 महीने भारत में ही रही। 2 महीने कानपुर मायके में बिताए और 1 महीना ससुराल में अम्मा व बाबूजी के साथ। मैं सबसे गले मिली। ट्रेन चलने में अब कुछ मिनट ही शेष रह गए थे। पिताजी ने कहा, बेटी चढ़ जाओ, डब्बे में पहुंचते ही फ़ोन करना। पता नहीं क्यों मेरा मन टूटने सा लगा। डब्बे के दरवाजे पर जाते जाते कदम वापस मुड़ गई। मैं माँ और पिताजी से चिपट गई। गाड़ी चल दी। सब लोग हाथ हिला रहे थे। मेरी आंखों में तो मस्त माँ और पिताजी पर भी केंद्रित थी। कुछ देर में सब ओझल हो गए। डब्बे के शौचालय में जाकर मैंने मुंह धोया। रोने से आंखें लाल हो गई थी। वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गई। मेरे सामने 3 यात्री बैठे थे, पति पत्नी और उनका 10-11 साल का बेटा। लड़का और अपने पिता खिड़की वाली सीटों पर विराजमान थे। हम दोनों महिलाएं आमने सामने थीं, अपनी अपनी दुनिया में खोई हुई थी। आप दिल्ली में रहती हैं क्या? उस महिला ने पूछा। नहीं, लंदन में रहती हूँ। दिल्ली में मेरी ससुराल है। यहाँ पीहर में इतने सारे लोग हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली में सास ससुर के साथ रहना मन तो बहुत करता है, पर वक्त काटे नहीं कटता। बस खरीदारी में ही समय ख़राब करती रहती हूँ। अब मेरा मन कुछ हल्का हो गया था। आप मुझे आशा कहकर पुकार सकती हैं। मैंने अपना नाम भी बता दिया। मेरा नाम करुणा है और यह हमारा बेटा राकेश और ये हैं मेरे पति सोमेश्वर। करुणा के पति ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। राकेश अपनी माँ के कहने पर नमस्ते के बजाय केवल मुस्कुरा दिया, लेकिन सोमेश्वर ने नमस्ते के बाद उनसे आगे बात करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैंने अनुमान लगाया था कि शायद वे दक्षिण के थे। करुणा और मैं तो हिंदी में ही बातें कर रही थी। शायद सोमेश्वर को हिंदी में बातें करने में परेशानी महसूस होती थी, इसलिए वे चुप ही रहे। गाड़ी दिल्ली कब तक पहुंचेगी? मैंने पूछा। वैसे पहुंचने का समय तो दोपहर के 3 बजे का है। अभी तक तो समय पर चल रही। शायद यह गाड़ी आगरा के बाद मालगाड़ी हो जाती है। वहां से इसका कोई भरोसा नहीं। हम तो 3-4 बार दिल्ली और कानपुर के बीच आते जाते हैं, इसलिए इस गाड़ी की नस नस से वाकिफ़ हैं। करुणा बोली। शायद 5 बजे तक पहुंच जाएगी। आप दिल्ली में कहाँ जाएंगी? करोल बाग में। मैं बोली। आपको स्टेशन पर कोई लेने आएगा? करुणा ने पूछा। हमें तो टैक्सी करनी पड़ेगी। हम छोड़ आएंगे आपको करोल बाग, अगर कोई लेने नहीं आया तो। मुझे लेने कौन आएगा? बेचारे सास ससुर के बस का यह सब कहाँ है? मैंने संक्षिप्त उत्तर दिया। सोमेश्वर ने अंग्रेजी में कहा, आप फिक्र न कीजिए, हम छोड़ आएंगे। हम तो हौज खास में रहते हैं। कभी समय मिला तो आपसे मिलने आऊँगी। करुणा बोली। न जाने क्यों वह मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ऐसा लगा जैसे बिल्कुल अपने घर की सदस्य हो। हाँ हाँ, ज़रूर आ जाना। परसों तो इंदु भी आ जाएगी। हम तीनों मिलकर खरीदारी करेंगे। करुणा की आंखों में प्रश्न तैरता देखकर मैंने कहा, इंदु मेरी ननद है, मेरे पति से छोटी है, कलकत्ता में रहती है। कहीं इंदु के पति का नाम वीरेश तो नहीं? करुणा जल्दी से बोली। हाँ हाँ, वही। तुम कैसे जानती हो उसे? मैं उत्साह से बोली। शायद अचानक कोई धूल का कण सोमेश्वर की आंखों में आ गया। उसने तुरंत चश्मा उतार लिया और आंख रगड़ने लगा। करुणा बोली, आपसे कितनी बार कहा है कि खिड़की वाली सीट पर मत बैठिए। खुद बैठते हैं, साथ ही राकेश को भी बिठाते हैं। अब जाइए, जाकर आंखों में पानी के छींटे डालिए।
सोमेश्वर सीट से उठ खड़ा हुआ। उसके जाने के बाद करुणा ने राकेश को पति की सीट पर बैठने को कहा और खुद मेरे पास आकर बैठ गई। आशा जी, आप मुझे नहीं पहचानती? मैं वही करुणा जिसकी शादी हरीश से हुई थी। अरे तुम करुणा हो? मेरे मुंह से चीख से निकल गई। करुणा ने मेरी ओर देखा, फिर राकेश को देखा। वह अपने में मस्त बाहर खिड़की के नज़ारे देख रहा था। करुणा का नाम लेना भी हमारे घर में मना था। हम सब के लिए वह मर गई थी। मेरे देवर से उसकी शादी हुई थी 12 वर्ष पहले। शादी अचानक ही तय हो गई थी। हरीश 2 वर्ष के लिए रूस जा रहा था प्रशिक्षण के लिए। साथ में पत्नी को ले जाने का भी खर्चा मिल रहा था। अम्मा और बाबूजी तो हमारे आए बिना शादी के पक्ष में नहीं थे। इसका ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टरों ने मना कर दिया था यात्रा पर जाने के लिए, इसलिए हम में से कोई आ नहीं पाया था। शादी के कुछ दिनों बाद हरीश और करुणा रूस चले गए, लेकिन 2 महीने के भीतर ही हरीश की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मेरे पति लंदन से मास्को गए थे हरीश का अंतिम संस्कार करने। बेचारी करुणा भी भारत लौट आई। दुल्हन के रूप में भारत से विदा हुई थी और विधवा के रूप में लौटी थी। अम्मा और बाबूजी के ऊपर तो दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। उनका बेटा भरी जवानी में उनको छोड़कर चला गया था। वे करुणा को अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन वह नागपुर अपने माता पिता के पास चली गई। कभी कभार करुणा के पिताजी बाबूजी को पत्र लिख दिया करते थे। अम्मा और बाबूजी की खुशी की सीमा नहीं रही जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे की संतान करुणा की कोख में पनप रही है। कुछ महीनों बाद करुणा के पिता ने पत्र द्वारा बाबूजी को उनके पोते के जन्म की सूचना दी। अम्मा और बाबूजी तो खुशी से पागल हो गए थे। दोनों भागे भागे नागपुर गए अपने पोते को देखने के लिए। लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि करुणा ने बेटे को जन्म अपने पीहर में नहीं, बल्कि अपने दूसरे पति के यहाँ बम्बई में दिया था। दोनों तुरंत नागपुर लौट आए। बाद में करुणा ने 1 या 2 पत्र भी आए, परंतु अम्मा और बाबूजी ने हमेशा हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ लिया। हरीश की मृत्यु के बाद इतनी जल्दी करुणा ने दूसरी शादी कर ली। इस बात के लिए वे उसे क्षमा नहीं कर पाए। जब उन्हें इस बात का पता चला कि करुणा का दूसरा पति उस समय मास्को में ही था। जब हरीश और करुणा वहाँ थे तो अम्मा बाबूजी को यह शक होने लगा कि क्या पता करुणा के पहले से ही कुछ नाजायज़ ताल्लुकात रहे हों। क्या पता यह संतान हरीश की है या करुणा के दूसरे पति की। कहीं जायदाद में अपने बेटे को हिस्सा दिलाने के ख्याल से इस संतान को हरीश की कहकर ठगने तो नहीं जा रही थी करुणा। राकेश एकदम हरीश पर गया था। एक बार अम्मा बाबूजी को देख ले तो सब कुछ भूल जाएगी। मुझसे रहा न गया। भाभी जी, आपने मेरे मुंह की बात कह दी। यह बात कहने में बरसों से तरस रही थी, लेकिन किससे कहती। बेचारा सोमेश्वर तो राकेश को ही अपना बेटा मानता है। शायद हरीश भी कभी राकेश को इतना प्यार नहीं कर पाता जितना सोमेश्वर करता है। करुणा ने बात बीच में ही रोक दी। सोमेश्वर लौट आया था। उसके बैठने से पहले ही राकेश उठ खड़ा हुआ। चलिए पिताजी, भोजन कक्ष में कुछ खाने को बड़ा मन कर रहा है। सोमेश्वर का मन तो नहीं था, परंतु करुणा द्वारा इशारा करने पर वह चला गया। उसके जाने के बाद करुणा ने चैन की सांस ली। हम दोनों चुप थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बातें करें। करुणा, अम्मा और बाबूजी को बहुत बुरा लगा था कि तुमने हरीश की मृत्यु के बाद इतनी जल्दी दूसरी शादी कर ली। मैंने चुप्पी तोड़ने के विचार से कहा। शायद करुणा को इस प्रश्न का एहसास था। वह धीरे से बोली, क्या करती भाभी जी, सोमेश्वर हमारे फ्लैट के पास ही रहता था। वह उन दिनों बम्बई IIT में वापस आने की तैयारी कर रहा था। उसने हरीश की काफ़ी मदद की थी। हर शनिवार को हमारे यहाँ शाम का खाना खाने आ जाया करता था। जिस कार दुर्घटना में हरीश की मृत्यु हुई थी उसमें सोमेश्वर भी सवार था। संयोग से वह बच गया। भाई साहब तो हरीश का अंतिम संस्कार करके तुरंत लंदन वापस चले गए थे, परंतु मैं वहाँ सब काम निपटा कर
1 हफ्ते बाद ही आ गई थी। सोमेश्वर भी उसी उड़ान से मॉस्को से दिल्ली आ गया था। वह अम्मा और बाबूजी का दिल्ली का पता और हमारे घर का नागपुर का पता मुझसे ले गया। कहते कहते करुणा चुप हो गई। तुम दिल्ली भी केवल 1 हफ्ता ही रही और नागपुर चली गई। मैंने पूछा, क्या करती? भाभी, सोमेश्वर दिल्ली से सीधा नागपुर गया था मेरे माता पिता से मिलने। उससे मिलने के बाद उन्होंने तुरंत मुझे नागपुर बुला भेजा, भैया को भेजकर। फिर जल्दी से ही सोमेश्वर ने मेरी सिविल मैरिज हो गई। करुणा की आंखों में आंसू भर आए थे। तुमने सोमेश्वर से शादी करके अच्छा ही किया। राकेश को पिता मिल गया और तुम्हें पति का प्यार। तुम्हारे कोई और बाल बच्चा नहीं हुआ भाभी जी? राकेश के बाद हमारे जीवन में अब कोई संतान नहीं होने वाली। कानूनी तौर पर राकेश सोमेश्वर का ही बेटा है। सोमेश्वर ने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि युवावस्था में एक दुर्घटना के कारण वह संतान उत्पत्ति में असमर्थ हो गया था। मेरे माता पिता ने यही सोचा कि इस समय उचित अनुचित का सोचकर अगर समय गंवाया तो चाहे उनकी बेटी को दूसरा पति मिल जाएगा, परंतु उनके नवासे को पिता नहीं मिलने वाला। मैं शादी के बाद बम्बई में रहने लगी। जब राकेश हुआ तो किसी को तनिक भी संदेह नहीं हुआ। वर्षों से करुणा के बारे में हम लोगों ने क्या क्या बातें सोच रखी थी। अम्मा और बाबूजी को तो उनका नाम आते ही क्रोध से कांपने लगते थे, परंतु अब सब बातें साफ हो गई थी। बेचारी शादी के बाद कितनी जल्दी विधवा हो गई थी। पेट में बच्चा था, फिर भी एक सहारा नजर आया जो उनकी जीवन नैया को दुनिया के थपेड़ों से बचाना चाहता था। ऐसे में कैसे उस सहारे को छोड़ देती? अपने भविष्य को, अपनी होने वाली संतान के भविष्य को किसके भरोसे छोड़ देते? मैंने करुणा के सिर पर हाथ रख दिया। वह मेरी ओर स्नेह से देखने लगी। अचानक वह झुकी और मेरे पाँव को हाथ लगाने लगी। आप तो रिश्ते में मेरी जेठानी लगती हैं। आपके पाँव छूने का अवसर फिर पता नहीं कभी मिलेगा या नहीं। मैंने आपको अपने पाँव को छूने दिया। चाहे अम्मा और बाबूजी ने करुणा को अपनी पुत्रवधू के रूप में अस्वीकार कर दिया था, परंतु मुझे अब वह अपनी देवरानी ही लगी। कुछ ही देर में सोमेश्वर और राकेश लौट आए। भोजन कक्ष से काफ़ी सारा खाने का सामान ले आए थे। हम सभी मिलजुल कर खाने लगे। दिल्ली जंक्शन आ गया। सामान उठाने के लिए 2 कुली किए गए। सोमेश्वर ने मुझे कुली को पैसे नहीं देने दिए। टैक्सी में सोमेश्वर आगे ड्राइवर के साथ बैठा था। मैं, करुणा और राकेश पीछे बैठे थे। कुछ ही देर बाद हमारा घर आ गया। सोमेश्वर डिग्गी से मेरा सामान निकालने लगा। बेटा, ताई जी को नमस्ते करो, पाँव छू इनके, करुणा ने कहा तो राकेश ने आज्ञाकारी पुत्र की तरह पहले हाथ जोड़े, फिर मेरे पाँव छुए। मैंने उन दोनों को सीने से लगा लिया। सोमेश्वर ने मेरा सामान उठाकर बरामदे में रख दिया। घंटी बजाई। मैंने करुणा और राकेश से विदा ली। चलते चलते मैंने 100 रुपये का नोट राकेश की जेब में डाल दिया। अम्मा और बाबूजी तो मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। मेरे साथ सोमेश्वर को देखकर तनिक चौंके, परंतु मैंने कह दिया, अम्मा जी, ये अपनी टैक्सी में मुझे साथ लाए थे। कार में इनकी पत्नी और बेटा भी हैं। चाय वगैरह पीकर जाएंगे। बाबूजी ने आग्रह किया। नहीं, अब चलता हूँ। सोमेश्वर ने हाथ जोड़ दिए। अम्मा और बाबूजी मुझको घेर कर बैठ गए। वे सवाल पर सवाल किए जा रहे थे, सफ़र के बारे में, मेरे पीहर के बारे में, परंतु मेरा मन तो कहीं और भटक रहा था। लेकिन उनसे क्या कहती? मैं कहना तो चाहती थी कि आप यह सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अगर कुछ पूछना ही चाहते हैं तो पूछिए कि वह आदमी कौन था जो यहाँ तक मुझे टैक्सी में छोड़कर गया था। टैक्सी में बैठी उसकी पत्नी और पुत्र कौन थे? शायद मैं साहस करके उनको बता भी देती कि उनके ख़ानदान का एक चिराग कुछ क्षण पहले उनके घर की देहरी तक आकर लौट गया है। वो दोनों रात के अंधेरे में उसे नहीं देख पाए थे।
शायद देख पाते तो उसमें उन्हें अपने दिवंगत पुत्र की छवि नज़र आ जाएगी। बिना नहीं रहती।